इसका जो मेन मोटिवेशन मुझे आया है वो मुझे मेरे फियांसे से आया है। इनका जो सगाई था अभी हाल ही में हुआ है और उसके एक दिन पहले ही रिजल्ट आया है। मतलब कि मेरे पेरेंट्स का तो बहुत रोल रहा ही है। मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी मेंशन करना चाहती हूँ। मेरे फादर सो हेलो एवरीवन, सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 70th बीपीएससी के टॉपर्स की अनफिल्टर्ड स्ट्रैटेजी सेशन में एक और एपिसोड के साथ हम जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं तन्नू कुमारी, जिनको इस बार एमईओ का म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे होते हैं उनका जो पद है वो प्राप्त हुआ है। तो पहले बहुत बहुत टीम सीएसएम की तरफ से बधाई आपको। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप व्यूअर्स को अपने इस बीपीएससी जर्नी के बारे में बताइए। कौन सा अटेम्प्ट था, क्या रैंक मिला, इसके बारे में। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था सर और मुझे रैंक 186 मिला है। और इसमें अंडर एज कैटेगरी में होने के कारण मुझे जो है म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है। हालांकि मेरा पहला प्रेफरेंस जो है वो एसडीसी का था। तो ये आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि इनको जो पोस्ट मिला है ये जो हाईएस्ट पोस्ट था उसके लिए भी एलिजिबल थी। एसडीसी के लिए इनका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग, बट एज नहीं होने के कारण इनको एसडीसी नहीं मिल पाया और वो एमईओ जो कि एक बहुत ही बेहतर पद है म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो इनको प्राप्त हुआ है वो भी पहले अटेम्प्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इन्होंने हासिल किया है। तो इसके पीछे का क्या मोटिवेशन रहा, सिविल सर्विसेज में आना, मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? सर सिविल सर्विसेज में आने का जो मेन मोटिवेशन है, पहले तो कॉलेज में जब मेरा आंसर राइटिंग सेशन होता था मैम के साथ, तो मेरे प्रोफेसर्स ने भी कहा कि आप सिविल सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं। आपका आंसर राइटिंग जो है वो बाकियों से राइटिंग आपकी अच्छी है, थोड़ा इम्प्रूव करिएगा तो हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता था कि सिविल सर्विसेज एक फार फेस्ट ड्रीम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसका जो मेन मोटिवेशन मुझे आया है वो मुझे मेरे फियांसे से आया है। ओके। मतलब कि उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका प्रिपरेशन चालू करिए और बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। चूंकि एक होता है ना कि एक हंच जो डेवलप हो जाता है, कोई आपको देख के पहचान ले, या आपके बोलने की शैली से या आपके लिखने की शैली से। तो एक वो है। दूसरा मोटिवेशन मेरे लिए एक ये भी था कि मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और बचपन से मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, बहुत तेज तो मैं रही नहीं हूँ। बट जो लोग जो है वो आपको पुश देते हैं, तो आपको लगता है कि अगर इसमें ट्राई करेंगे तो क्या पता हो जाए। तो फिर मैंने पीवाई क्यूज से चालू किया। उन्होंने कहा कि आप एक बार पीवाई क्यूज सॉल्व करो। और ये बेसिक ट्रिक है, अगर आपको इस जर्नी में आना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलिए, आप देखिए कि आपसे कितना सेक्शन बन रहा है। तो मेरे से साइंस, चूंकि मैं 12th तक पीसीएम की स्टूडेंट थी, तो पीसीएम में मैं बहुत अच्छा कर नहीं पाई, वही एवरेज स्टूडेंट जो मैंने कहा। बट बेसिक साइंस मेरा जो है वो 10th तक का स्ट्रॉन्ग था। तो साइंस का क्वेश्चन मेरे से बन गए इजीली। हिस्ट्री चूंकि मेरे ग्रेजुएशन में था, तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस में मुझे याद है कि मैंने 67th बीपीए, उस टाइम 68 हुआ नहीं था, 67th होने वाला था, तो मैंने 67th का ही पेपर उठाया था। तो उसमें मेरे से और उस समय और थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता था, जो मतलब कि वो वन भी लाइनर ज्यादा वन लाइनर्स था। तो वो भी एक बहुत अच्छा पुश मेरे लिए काम किया। मेरे को लगा कि पीटी में अगर डिसेंट, मतलब कि 100 तक, नेगेटिव मार्किंग भी उस टाइम तक सर नहीं आया था। तो उस स्कोर में मेरा ऐसे 70-80 तक स्कोर बन रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि फियांसे से इनको इंस्पिरेशन मिला, उन्होंने पुश किया। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। इनका जो सगाई था अभी हाल ही में हुआ है और उसके एक दिन पहले ही रिजल्ट आया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इनके एंगेजमेंट के एक दिन पहले ये रिजल्ट फाइनल आया। और जो ये प्रिपरेशन में इनके फियांसे ने इनको पुश किया, वो काफ़ी समय से सपोर्ट किए इस चीज़ के लिए। उस फीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। उस इम्पोर्टेंट जो आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, उसके पहले आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया, वो कैसे आपने उसको मतलब लगा आपको? सर ये जो रिजल्ट आया ना, उस दिन हमको फील हो गया कि रिजल्ट बस मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार का रिजल्ट है। क्योंकि उस दिन जो 150 लोग मेरे एंगेजमेंट में आए थे, एक तो ऐसे भी आप ब्राइड होते हो तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो, उसके बाद ये जो रिजल्ट आया तो एक तरह से एग्जाम्पल सेट होने वाली बात हो जाती है ना, वो हो जाती है। और इसमें मतलब कि मेरे पेरेंट्स का तो बहुत रोल रहा ही है। मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी मेंशन करना चाहती हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो भी बिहार के सर्विस में रह चुके हैं। उन्होंने भी बहुत पुश किया मुझे। इनफैक्ट जब मेरे फियांसे बिपार्ट चले गए थे, बिपार्ट में एकदम टाइम नहीं मिलता है आपको कॉपीज चेक करवाने का, तो उस समय पे उन्होंने मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दी। वो मेरा इंटरव्यू दिलाने भी वो मुझे लेके गए हर जगह। फिर इंटरव्यू में भी मेरे साथ मेरे दोनों पेरेंट्स गए थे। तो उस तरह से फैमिली से सपोर्ट बहुत मिला। मेरी जो दादी है वो 75 प्लस होगी, बट अभी तक वो हमको टेबल पे ही कॉफी चाय देती है। तो ये सब मोमेंट जो है ना, ये मेरे आंख के आगे ऐसे आने लगा। हम देखे, बहुत सरियल फील हो रहा था। ये जर्नी जो है
मतलब कि मेरे लिए बहुत आसान बहुत लोगों ने बनाई है। और मैं मेरा काम था बस मेहनत करना और एकदम ईमानदारी से मैंने मेहनत किया। और वो दिन तो मेरे लाइफ का बेस्ट डे होगा, क्योंकि बात सही है, ये जो संजोग बैठा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टाइप है। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा था सुन के भी। जब मेरी भी इनसे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि आप तो इन्होंने बोला था कि सर मैं कल नहीं अवेलेबल हूँ क्योंकि मेरा कल एंगेजमेंट है। मुझे बहुत खुशी हुई उस टाइम में जब इन्होंने बताया ये दोनों बातें एक साथ। चलिए, अब थोड़ा सा आप बच्चों जो है वो एक प्रीलिम्स को लेकर, हम्म। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोचिंग का क्या रोल रहा, कोचिंग आपने कहाँ से तैयारी की, किस तरह से आपको उससे मदद मिला, हम्म। और फिर आपने कैसे सेल्फ स्टडी आगे पकड़ते हुए इस चीज़ को आगे हासिल की अपनी सफलता। सर, इस तैयारी में जो कोचिंग का रोल है वो मुझे बहुत लेट समझ में आया। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 2022 में ख़त्म हो गया था। तो मैंने जून में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, फिर मैंने सोचा कि मैं घर से ही तैयारी करूँगी। चूँकि पर्सनल गाइडेंस भी था तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। हम्म। बट जब मैं बैठी पूरा सिलेबस लेके और बुक्स लेके, एनसीईआरटीज़ मैंने पूरी खरीदी एकदम बतौर, अभी भी रखी हुई है 6 टू 10 एकदम एकदम बल्क में खरीदी। उसके बाद मैं जब खोली किताब तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे ख़त्म होगा, कुछ आर्टिकुलेटेड नहीं है। पर्सनल गाइडेंस भी जिनका था, तो उनने भी कुछ-कुछ चीज़ें बताई, बट एक होता है ना कि आपका सबका ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग होता है। कोई-कोई जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो खुद से भी मे बी कर लेते होंगे। बट ये एग्ज़ाम जो पहले अटेम्प्ट में निकला, इसके लिए कुछ तेज़ बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मेहनती आपको होना चाहिए। तो मुझे लगा कि कोचिंग का जो गाइडलाइन होगा ना, मैं वैसे बहुत प्रोक्रेस्टिनेट भी करती थी। एक मेरा ये भी दिक्कत था कि आपको कोई गाइड कर देगा तो आपको सिलेबस बता देगा, बट आपको वो बैठा के करवाएगा नहीं। करवाएगा। तो मेरा था कि अगर पैसा लग जाएगा किसी चीज़ में तो हम वो काम करेंगे। तो फिर हम कोचिंग जॉइन किए। और ये सोच था मेरा बहुत बच्चे वाला सोच था मेरा कोचिंग ज्वाइन करने का, बट वो बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट हुआ, क्योंकि कोचिंग में आपको एक सब सिस्टम में पढ़ाते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके डोज दिया जाता है, आप पे नहीं है कि आपको अपने मन से कितना हम्म। करना है। आपको कोचिंग में डोजेस में काम होता है। और वहीं पे परफेक्शन आईएएस मैंने ज्वाइन किया था E25। और वहाँ सर से भी मेरी मुलाकात हुई। हिस्ट्री हमें राहुल सर ने पढ़ाया, बहुत एकदम फन मैनर में पढ़ाया। फिर सर जो है वो पॉलिटी की क्लासेस लेते थे, निहित सर। और मुझे याद है कि हम लोग ऐसे धक्का मुक्की करके फर्स्ट बेंच पे बैठते थे। मेरा पूरा फोकस यही था कि मुझे इस कोचिंग में बैठ के जितना हो सके मैं अपने क्लास को रिवाइज करती थी। रिवीजन बहुत जरूरी है। उस समय पे मैं बस सिलेबस पूरा करने पे मेरा फोकस था कि मैं एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ फिर पढ़ूंगी। लेकिन डेली डेली थोड़ा थोड़ा मैं करती थी। तो वो करते करते जो है वो एक हंच डेवलप हो गया। प्रीलिम्स का भी, मेंस, और मेंस का फिर आगे मैंने किया तैयारी। तो जैसे कि इन्होंने कोचिंग जब ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, इनके ही बैच में 250-300 बच्चे के आसपास थे। लेकिन ये जो एक वो होता ना कि आपको जिद हो जाती है जब कि हाँ ये चीज़ हमको पाना है, ये मैं इनके क्लासेस में काफ़ी लेट गया था 5-6 महीने बाद। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जनरली 6 महीने के बाद वो जो एक एनर्जी होता है ना, अधिकतर बच्चों का ख़त्म हो जाता है। नए नए बच्चों बैच बच्चे जब रहते हैं तैयारी करने के लिए जाते हैं, बहुत जोश में रहते हैं। मैं 6-7 महीने बाद का इंसिडेंट बताऊंगा आपको। 6-7 महीने के बाद भी फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए ये अपने दोस्तों से लड़ाई करते थे। और लिटरली हर दिन ये जब हम आके देखते थे, वो हम सिटिंग से समझ में आता था कि हाँ एक कौन लड़के बैठा है यहाँ पर फर्स्ट बेंच पे। तो वो चीज़ भी एक छोटा छोटा चीज़ है, बट ये बहुत माइनर जरूर लग रहा होगा आपको कि माइन्यूट ये है, ऑब्जर्वेशन है, बट ये सारा कुछ मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। वहाँ पर सबसे तेजी में जवाब देने का अगर कंपटीशन आपके पीयर ग्रुप के साथ है, हाँ, आपको सही बात सबसे है। पहले कुछ अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से समझना है, टीचर से क्वेश्चंस पूछना है, ये सारा कुछ आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करता है। तो कोचिंग कंप्लीट हुआ, कंप्लीट रन करने के बाद ये लाइब्रेरी से सेल्फ स्टडी। हाँ। तो लाइब्रेरी का भी एक बार रोल बताइए, आप सेल्फ स्टडी कैसे किए उसमें। सर, जब मेरा कोचिंग का प्रीलिम्स का क्लास खत्म हुआ, तो मेरा एज नहीं बन रहा था एग्जाम देने का। तो और मेंस की क्लासेस जो है वो नियर अबाउट, जो प्रीलिम्स आपने पढ़ाया था, सारे टीचर्स जो है वो कोचिंग छोड़ चुके थे उस टाइम पे। तो जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे वो टीचर्स थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अब नए सिरे से तो मैं कर नहीं पाऊंगी। मैं उन्हीं के गाइडेंस में, आप लोग कनेक्टेड रहे हमेशा, सर भी बहुत कनेक्टेड रहे टेलीग्राम पे। उन्होंने सिविल सेवा मार्गदर्शन चालू करने से पहले भी सर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हमें पर्सनली पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को याद है आप बीच में ही छोड़ दिया था आपने कोचिंग। तो वो कंप्लीट कराने के लिए भी आपने किया सारा कुछ। तो मेरी तैयारी जो है, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया था 2023 में।
और जैसे प्रीलिम्स का हो गया था, मेंस मैंने वहां से नहीं किया था। उसके बाद मेरा सोल फोकस था कि मैं सुबह लाइब्रेरी अर्लीस्ट मॉर्निंग में पहुंच जाऊं, अगर 7 बजे है तो 7 बजे पहुंच जाऊं। पहुंच के वहां पे मैं अपना मॉक लगाती थी, और मॉक में भी मैंने जो है वो क्या बोलते हैं, पीवाई क्यूज को है प्रीलिम्स के लिए, मैंने वो बेसिस बनाया और उससे मैंने तैयारी की। उसमें अगर एक आर्टिकुलेटेड मैनर में चले तो प्रीलिम्स का एक होता है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है उस पर फोकस ज्यादा करना रहता है। तो मैंने जो मेन फोकस है अपना, वो हिस्ट्री पे रखा, करंट अफेयर्स पे रखा, और साइंस पे रखा। और पॉलिटी चूंकि सर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया था, तो पॉलिटी में मुझे बहुत हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ी। वो नोट्स मेरा बाइबल है, आज भी मैं उसे वैसे ही पढ़ती हूँ। और मेंस में पॉलिटी का रोल आके बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए सर ने करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, तो वो भी मैंने फॉलो किया था। तो स्टडी स्लॉट्स होते हैं, आप उस हिसाब से अपना बनाइए। मेरा तो था कि जितनी पढ़ाई है मुझे लाइब्रेरी में कर लेनी है, क्योंकि मैंने घर से तैयारी की थी, मैं हॉस्टल से तैयारी नहीं करती थी। तो मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाती थी, रात में 7 बजे मैं आती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना सिलेबस पहले ही राइट डाउन कर लूँ। सुबह का स्लॉट जो होता था मेरा, वो करंट अफेयर्स के लिए होता था। ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं फॉलो करती थी और करंट अफेयर्स पढ़ लिया, क्योंकि ताज़ा ताज़ा आपका दिमाग है, आपने पढ़ा। उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट्स हुए, कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई कोई सब्जेक्ट जो है मुझे कुछ नहीं समझ में, जैसे ज्योग्राफी है कहने को लोग कहते हैं कि बहुत कम वेटेज है, लेकिन बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो क्लाइमेट के चैप्टर्स हो गए या ओशनोग्राफी हो गया, तो जो टफ मुझे लगता था मैं सुबह के स्लॉट में निपटाती थी। उसके बाद लंच वंच करके थोड़ा नींद वींद जब आता था, तो मैं क्वेश्चन लगाने बैठ जाती थी। तो जब मोनोटोनस हो जाता है पढ़ाई तो क्वेश्चंस लगाना चाहिए ताकि आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं उसके हाँ। बाद। तो आप बोर भी नहीं होंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, आप अपना मतलब मैनेज ऐसे ही करना होता है जब आप पढ़ाई करते हैं। तो लाइब्रेरी में इन्होंने एक अच्छा चंक सेल्फ स्टडी जो है हाँ, बहुत एक डेढ़ बड़ा। साल करके वो पूरा का पूरा जो जर्नी है वो प्रिपेयर किया। प्रीलिम्स के लिए जो सोर्सेज हैं वो तो इन्होंने बताया, इनके कोचिंग में ही सारे टीचर्स जो थे जो पढ़ाए इनको नोट्स भी बहुत है। अच्छे से हाँ। पढ़ाए, उनका नोट्स इनके पास था। तो प्रीलिम्स में वो चीज़ हुआ। मेंस में इन्होंने फिर अलग अलग टीचर्स से कनेक्ट होते हुए अपने नोट्स बनाए, सेल्फ स्टडी किया। आंसर राइटिंग को कैसे आपने मैनेज किया? सर आंसर राइटिंग मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं जब स्टार्टिंग में आंसर लिखती थी, मुझे याद है कि एक आपने डायनामिक सेकुलरिज्म मुझे लिखने के लिए दिया था। मैंने पूरा रात, मतलब कि 1 डेढ़ घंटा तो मैंने उस पर विचार ही किया। और जब लिखने ही बैठी तो मुझे आधा घंटा 45 मिनट लग गया। वो पूरा वो आंसर मेरे पास होगा कभी तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतना गंदा आंसर था वो। उसमें भर के मैंने फैक्ट्स लिख दिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने का कोशिश किया। एकदम वो A4 साइज का 2 पेज पूरा भर गया था। अगले दिन सर ने सबमिशन के लिए मांगा, तो इतना मतलब सबका कॉपी देखा और लगा कि यार मेरा तो बहुत एवरेज है, छुपा के रख लिया, दिया भी नहीं, अभी तक रखा हुआ है। तो उस जगह से मैंने आंसर राइटिंग चालू की है। जो मेन पुश मुझे मिला वो मेरा मेंस क्लियर होने के बाद, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मिला। जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मुझे लगा कि मेरा जो प्रीलिम्स क्लियर हुआ था वो मात्र 2 मार्क्स से हुआ था, मेरा ओके। प्रीलिम्स क्लियर। तो मुझे लगा कि यार अगला होगा कि नहीं होगा उसका कोई ठीक नहीं है, मेंस में जी से जान लगाना है। और अगर आपको याद होगा तो 23 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था और 26 अप्रैल को प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स था मेंस 25 था। अप्रैल को। मेंस था, 25 अप्रैल को मेंस था। तो बहुत कम टाइम था मेरे पास। तो सबसे पहले जो काम मैंने किया वो था कि सिलेबस देखना कि क्या है, सिलेबस टॉपिक्स क्या है। इसके लिए पीवाई क्यू जो है वो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं आपका सोर्स होना चाहिए। वो भी नहीं है तो सर जो है देते हैं पैम्पलेट में वो सारा टॉपिक्स बना के कि ये टॉपिक आपको कर लेना है। तो उस तरह से मैंने टारगेट लिया छोटा छोटा टॉपिक का। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री खत्म किया, GS1 से ही चालू किया। GS1 जो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग के लिए, अच्छा हम लोग अभी आंसर राइटिंग पे बात कर रहे थे, मैं GS1 पे शिफ्ट हो गई, सॉरी करती हूँ, मैं बात करते हाँ। करते कहीं और चल जाती हूँ। आंसर राइटिंग की अभी अगर मैं बात करूँ, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आंसर राइटिंग में लगा वो है आपका टॉपिक जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या आपको करना है, उस पर आंसर कैसे लिखना है। टॉपर्स की कॉपी आप पढ़िए। आंसर जो है आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि एकदम सटीक आंसर होना चाहिए। अब सटीक आंसर कैसे होगा उसका कोई ट्रिक नहीं है, वो BPSC आपको आंसर शीट नहीं लाके देती है। तो उसको आपको पता चलेगा, टॉपर की कॉपी देखिए उसमें कितना मार्क्स कहाँ मिला है। कुछ कुछ टिप्स जो मैं पर्सनल देना चाहूंगी वो ये है कि आप अपने आंसर को आंसर चेकिंग करने वाले के लिए जितना सिंपल बना सके उतना सिंपल बनाइए। आपका लैंग्वेज एकदम सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई बहुत भारी शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। ज्यादा से ज्यादा कोट्स और डेटा का इस्तेमाल करें, और वो भी एकदम ओवरलोड नहीं कर देना है, जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करें। हाईलाइट करें अपने पॉइंट्स को और पॉइंट वाइज लिखें। कभी भी आंसर जो है आपका पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ा नो है। उसके लिए आपको
जैसे कि अगर संथाल रिबेलियन पूछ रहा है तो संथाल रिबेलियन में शॉर्ट आंसर है, बस संथाल पूछ दिया है, तो आप एक लाइन में संथाल को एक्सप्लेन करिए। आप वहां मैप का सहारा लिए, मैप और फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज आप मेंशन कर दीजिए, उसके बाद आप उसका इफेक्ट भी मेंशन कर दीजिए। सब कुछ जो है वो एकदम फ्लो चार्ट मैनर में होना चाहिए, कुछ भी बहुत ज्यादा उसको बल्क नहीं। और लॉन्ग में भी आप फ्लो चार्ट मेंटेन करिए, फ्लो चार्ट दीजिए, उसके नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस पॉइंट को बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये सारी चीजें मैंने की थी और सर। इन्होंने टॉपर्स की कॉपीज को देखा, ऐसे के लिए इन्होंने यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपीज को देखा है, उससे इनको आइडिया लगा कैसे लिखना है। और जब में हम लोग GS1 GS2 की बात करते हैं तो बीपीएससी के टॉपर्स की कॉपी को ये देखती थी, समय कम इनके पास था तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आंसर्स को फ्रेम करना सीखी हैं। लेकिन आंसर्स लिखे हैं इन्होंने काफ़ी सारे, बहुत सारे वो लिखे हैं बहुत सर। मैटर करता है कि नंबर ऑफ आंसर्स यू हैव रिटन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको उस वहाँ पर ही एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प इससे मिला। इसके बाद टेस्ट सीरीज का क्या रोल आपको लगता है, और आप कहाँ पे टेस्ट सीरीज दी थी वो भी बताइए। टेस्ट सीरीज का सर मुझे लगता है कि सबसे जो अहम रोल है वो टेस्ट सीरीज का ही है। आप क्या पढ़ रहे हैं वो जब तक आप चेक नहीं करते हैं आपको पता नहीं चलता है। तो टेस्ट सीरीज तो मैंने एडुटेरिया का लिया था, ठीक है। तो उस टेस्ट सीरीज को मैंने लगभग मेरा हर टेस्ट में रैंक बहुत अच्छा रहता था। तो टेस्ट सीरीज में एक सेंस ऑफ कंपटीशन रहता है। अगर आप कहीं ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आपको ऑफलाइन ही करना चाहिए। आप वहां जाइए, उस माहौल में बैठिए, उतने टाइम में आप कितना लिख सकते हैं। मैंने टोटल सर अगर मैं अपनी कॉपीज बताऊं तो जब 70वीं बीपीएससी का जब मैं साफ करी थी वो 71वीं का प्रीलिम्स देने के लिए, तो मेरे पास टोटल मैंने गिना था उन आंसर्स कॉपी को, कुछ मेरे पास 40 से 45 आंसर कॉपीज थी। और एक आंसर कॉपी में आपको मैं बता दूं तो 60 से 70 पेजेस होते हैं। अब सारा तो फुल लेंथ नहीं होगा, फुल लेंथ तो उसमें 15 टेस्ट ही कुछ थे, सेक्शनल कुछ होगा। सेक्शनल भी थे, तो सेक्शन में 2 सेक्शन लेके चलिए फिर भी वो 40 पेज का रहता था। तो मैंने बहुत आंसर्स लिखे हैं, बहुत ज्यादा। तो टेस्ट सीरीज का जो रोल है वो यही है कि आप उसको इवेलुएट करिए। आप कहीं का भी टेस्ट सीरीज लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे आप लाइब्रेरी में बैठिए अपने आंसर के साथ, आपको जो मेंटोर कमेंट दिए हैं आप उसको देखिए, और कोशिश करिए कि अपना आंसर ज्यादा से ज्यादा लोगों से चेक कराएं। जैसे कि टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आंसर चेक होंगे, लेकिन अगर आपके पास पर्सनल गाइडेंस है या कहीं आप पहुंच सकते हैं ऐसे जगह जहां सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो आप उनसे अपनी कॉपी जरूर चेक करें। बिल्कुल, इन्होंने भी अपनी कॉपीज विपार्ट तक में चेक करवाई है, जिसका फ़ायदा इनको मिला था। तो टेस्ट सीरीज का भी एक अपना रोल है, और मेन है कि बहुत सारा आंसर राइटिंग इन्होंने जो किया ये इनको काफ़ी हेल्प किया पूरे एग्जामिनेशन में। अब लास्ट 20-25 दिन बचे हैं इस बार के पीटी के लिए, आप तो इस चेन से अभी निकल चुके हैं, और 71st मेंस भी इन्होंने दिया है। बहुत अच्छा, उम्मीद है कि इनको इस बार वो एज एलिजिबल है तो हो सकता है एसडीसी इनको इस बार मिल जाएगा। हालांकि ये पोस्ट मैंने भी इनको कहा है काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आप सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइंग पोस्ट है, रैंक भी बहुत सेटिस्फाइंग है इनका। तो जो अभी इस बार बच्चे एग्जामिनेशन देंगे लास्ट में, उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बताइए जो आखिरी 20-25 दिन वो फॉलो करें। प्रीलिम्स के लिए जो मेन स्ट्रैटेजी अभी है वो है पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज पे अपना पूरा फोकस कीजिए। कितना भी लोग बोले कि बीपीएससी का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, वो पैटर्न कहीं भी जाएगा, स्टिक टू बेसिक्स, वो बेसिक में ही रहेगा। आपको अगर पढ़ा दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बदल जाएगा। मतलब एक सही एग्जाम्पल बात। दे रहे हैं कि आपको बेसिक जो है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। पीवाईक्यूज उसके लिए बहुत सटीक चीज है, क्योंकि ये सिलेबस जो है भरमार है। अगर आप इस सागर में डूब जाएंगे तो फिर पार तो नहीं हो पाएंगे। वो नाव जो है वो पीवाईक्यू है, आप उस नाव पे बैठिए, उसको पूरा एनालाइज करिए। फिर मेरे पास एक और मैं कहूंगी कि आप करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि देखिए स्टैटिक जो है वो आप कर रहे हैं, कांस्टेंट है, कितना भी होगा तो उसमें चेंजेस का गुंजाइश कम है। जो आपका मार्क्स बूस्ट करेगा, अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं तो उसमें ये करंट का जो रोल है वो आप मैगजीन फॉलो करिए, और मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट का आप उठा लीजिए, आप उसको अच्छे से पढ़िए। और नोट्स बनाने की ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, अब लास्ट में लेकिन लास्ट मोमेंट पे नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ईयरली कंपाइलेशन भी देख सकते हैं, बहुत सारे जगह का ईयरली कंपाइलेशन। तो करंट अफेयर्स पे आप फोकस करिए, पीवाईक्यूज पे फोकस करिए। हाँ और बोलिए। एक एग्जाम टिप भी है कि आप एग्जाम में बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होइए। जब 71st का पेपर था ना, तो बहुत लोग नर्वसनेस में सोचे कि बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है। मैंने भी जब पेपर खोला था, 71st की बात कर रही हूँ, 70th की नहीं, 70th में भी मेरे छक्के छूटे थे, क्योंकि 70th में बहुत फैक्चुअल पेपर था। मैंने तैयारी कॉन्सेप्चुअल की थी, लेकिन फैक्चुअल पेपर में आपका जल्दी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी आपके पास सोचने का समय रहता है। जब बहुत बड़ा पेपर रहता है तो आपको सोचने का ही समय नहीं है। तो हम देखे पेपर, मेरे को लगा कि क्या पेपर है, जो सेक्शन खोल रहे हैं सब टफ लग रहा है।
तो जो इजीएस्ट सेक्शन है आप उससे चालू करिए। मेरा हिस्ट्री था, मैंने हिस्ट्री से चालू किया, फिर बिहार ज्योग्राफी मैंने लिया। तो ऐसे ऐसे कर करके मुझे लगा कि यार पेपर तो उतना भी टफ नहीं है। और जो लास्ट में मेरा जो सेक्शन था करंट अफेयर्स मैंने टच किया, तो उसमें में मेरा बहुत गलत हुआ क्योंकि लास्ट में टाइम भी कम था। मैथ्स भी इस बार का अच्छा था, मैथ्स कुछ था ही नहीं, 10 मार्क्स आ गया उससे। तो पेपर को आप सॉल्व करिए स्ट्रैटेजी से। ऑप्शन ई है इस बार, तो ऑप्शन ई के लिए भी मैं कह रही हूँ कि आप 5 मिनट बफर रखिए अपने लिए, 5 से 10 मिनट, क्योंकि अटेम्प्ट तो आप अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 115 से 120 तो आप अटेम्प्ट करिएगा। तो ये बहुत बड़ा डर है लोगों में कि ये अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप जिसके बारे में श्योर हैं उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो आप डाइसी हैं उसको आप पेपर में ना आपको हिंट्स देने हैं खुद के लिए। जैसे जो आता है उसको टिक कर दीजिए, जो डाइसी है उसको सर्कल कर दीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। उसमें आपको ई भरना है, क्योंकि ज्यादा अगर क्वेश्चन नहीं पूर रहा है तो एक रिस्क आप ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बेसिक्स जो है वो फोकस होना चाहिए, उससे हो जाएगा पेपर आपका अच्छे से। ठीक है। बाकी लास्ट में मैं एक इनके परमिशन से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो मैं बाकी लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि रिलेशनशिप कितना डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो आपको बता दें इनका सिलेक्शन रिलेशनशिप के कारण मैं बोल सकता हूँ लार्जली हुआ है। ये भी इस बात से एग्री करती हैं। तो अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आप रिजिड हैं अपने एम के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन है, तो जितनी भी बाकी चीज़ें हैं आपको सपोर्ट करेंगी और आप उन सब चीज़ को मैनेज भी कर सकते हैं साथ साथ। मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आप जो लोग नहीं है रिलेशनशिप में वो चले जाएं कि नहीं, बिना उसके सिलेक्शन नहीं होगा। बट आई एम जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ डिस्ट्रैक्शन इफ यू आर कन्विंस्ड और इफ यू आर डेडिकेटेड कि नहीं हमको ये एग्जामिनेशन जो है ये प्रायोरिटी है हमारा, हर चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, सब चीज़ के साथ सिलेक्शन भी हो सकता है। और इनके जो पार्टनर है और जो इन लॉज है उनका भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो पूरी फैमिली, हर किसी का एक रोल और इनका जो मेहनत है, इस मेहनत से ये सिलेक्शन हुआ है। हम आगे भी और स्टोरीज के साथ जुड़ेंगे। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।